अच्छा, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है डेट इज़ नोन एज सोशलाइजेशन। और इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़नी है डेट व्हाट इज सोशलाइजेशन, ठीक है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, और इसके अलावा मोड्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये आज के इंशाल्लाह लेक्चर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सोशल साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरल एंड सोशल साइंस एज सच इट्स एम्फसाइज इन इज ऑन द इंडिविजुअल। या सोशल साइकोलॉजी की दूसरी डेफिनेशन में बताई हुई है कि सोशल साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्शंस आर अफेक्टेड बाय अदर्स, ठीक है। और जो दूसरों का एटीट्यूड होता है सोशलाइजेशन की वजह से, वो इंडिविजुअल के बिहेवियर पर और उसकी साइकी पर और उसके नेचर पर उसका क्या असर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है डेट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन होती क्या है? सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल का इंटरेक्शन होता है अपने इन्वायरमेंट में रहने वाले दूसरे लोगों के साथ, जिससे उसकी जिससे उसके एटीट्यूड, नॉलेज में और बिहेवियर में चेंजेस आती हैं, इसेंशियल चेंजेस आती हैं, ताकि वो इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के जरिए अपनी सोशल नॉर्म को कम या ज़्यादा करें। यहाँ पे जो सोशलाइजेशन के दो डेफिनेशन इन दो पैराग्राफ्स में लिखी हुई हैं, दैट इज सोशलाइजेशन इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन बाय विच पीपल एक्वायर नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड दोज बिहेवियर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन अ सोसाइटी। अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पे हम लेट्स से कि दो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल जिसकी जो सोशल ग्रुप है, सोशल ग्रुप का मतलब होता है जहाँ पे उसका इंट्रैक्शन ज़्यादा है, वो हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ है। और दूसरा इंडिविजुअल जो है वो ज़रा कम पढ़े लिखे या इलिटरेट लोगों के साथ करेंगे, तो इफेक्ट किसके बिहेवियर पर होगा? दोनों के बिहेवियर पर होगा। लेकिन एक बिहेवियर जो हाई लिटरेसी रेट जहाँ पर होगा, उसका बिहेवियर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जिसका इलिटरेसी की तरफ होगा वहाँ पे नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये आपकी जो आप जिन लोगों के साथ आपका इंट्रैक्शन होता है, उन लोगों की पर्सनैलिटीज और साइकीज का भी आपके ऊपर असर होता है। ये सोशलाइजेशन में चीज आती है, ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं सोशलाइजेशन एजेंसीज या फैक्टर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट या सोशलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द एजेंसीज या फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसके बेसिक जो फैक्टर्स हैं वो 5 होते हैं। दैट इज फैमिली। सबसे पहले जो है ना, फैमिली आती है, और आपने ये ऑर्डर चेंज नहीं करना, ये ऑर्डर वाइज ही आएगा। मतलब सबसे पहले फैमिली है, क्योंकि आपका फर्स्ट इंट्रैक्शन ही फैमिली के साथ होता है। एज सुन एज यू बॉर्न, आपका फर्स्ट इंट्रैक्शन फैमिली के साथ होगा। फिर जब आप थोड़े से बड़े होंगे तो आपका पेयर ग्रुप के साथ होगा, जब आप स्कूल जाने लगेंगे, ठीक है। या स्कूल से पहले जो आपके घर में जो आपका पेयर ग्रुप है, पेयर ग्रुप का मतलब जो आपके हम उम्र लोग होते हैं, जो आपके कजन्स हो गए, जो लेट्स से आपके सिबलिंग्स हो गए, ठीक है। वो एक ही एज ग्रुप के होते हैं, 1-2 साल की कमी छोटी बड़ाई के साथ, वो पेयर ग्रुप है। उसके बाद आप थोड़े से और बड़े होंगे तो आपका स्कूल में इंट्रैक्शन होगा, स्कूल में। उसके बाद फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, आपने वर्क प्लेस में आपका जाके इंट्रैक्शन हुआ, वहाँ पर आपके बिहेवियर जो है उसको वहाँ पर रीशेप होता है आपका बिहेवियर, कि आपने वहाँ पर काम कैसे करना है। और उसके बाद है मैस मीडिया, सबसे एंड में, कि मैस मीडिया कैसे आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है या आपके सोशलाइजेशन पर असर करता है। तो ये एजेंट्स ऑफ या फैक्टर्स, या एजेंट्स कह लें या फैक्टर्स कह लें, ऑफ सोशलाइजेशन है। तो सबसे पहले है फैमिली। एक सोशल साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था कूली। कूली recognized many years ago that culture does not directly influence individual behavior. Rather, certain aspects of culture are transmitted to individuals through the group within the individual is affiliated. आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कल्चर है वो एज कम्पेयर टू यूरोप बिल्कुल ही अलग है। अगर आप कंपैरिजन करें दो कल्चर्स का, तो यूरोप मॉडर्न है और पाकिस्तान इज डेवलपिंग। यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो कंजर्वेटिव चीज़ें हैं वो अभी तक फॉलो हो रही हैं। तो वो इंडिविजुअल जो किसी कंजर्वेटिव इलाके में पैदा होगा, उस पर उसके कल्चर का डेफिनेटली असर आएगा। वो वो चीज़ें फॉलो नहीं करेगा जो यूरोप में की जा रही हैं। ऑन द अदर हैंड, जो बच्चा यूरोप में पैदा हो रहा है वो डेफिनेटली वो चीज़ें फॉलो नहीं करेगा जो किसी कंजर्वेटिव कंट्री में फॉलो हो रही हैं।
तो कूली ने कहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी ऐसे कल्चर में पैदा होता है तो वो कल्चर 100% उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। उससे कुछ फैक्टर्स होते हैं या कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं कल्चर के जो इंडिविजुअल की बिहेवियर पे इफेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल का मतलब समझ आता है ना आपको? इंडिविजुअल मतलब कोई भी इंसान या कोई कोई भी जानदार। जानदार में मतलब जानवर भी आ सकता है। वो इंडिविजुअल है जिसकी अपनी एक पर्सनैलिटी अलग पर्सनैलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। किसी भी फैमिली में आप पैदा होते हैं। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे हर तरह के आपको लोग मिलेंगे। ठीक है, कुछ होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इलीट क्लास के होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मॉडर्न मतलब नॉर्मल मॉडर्न होते हैं। हर तरह के लोग होते हैं। तो आप जिस फैमिली में पैदा हुए हैं उसका भी एटीट्यूड और बिहेवियर आपकी पर्सनैलिटी को शेप देगा। कुछ फैमिलीज होती हैं जहाँ पे रख रखाव होता है। ठीक है, खानदानी एक अंसर आता है वहाँ पे, छोटे बड़े की तमीज़ होती है, तो वहाँ बच्चों को भी पता होता है कि हमने बड़ों के सामने कैसे रिएक्ट करना है। बड़ों को पता होता है कि हमने बच्चों के सामने कैसे रिएक्ट करना है, हमने उनसे शफ़क़त से और रहम से कैसे बात करनी है। ऑन द अदर हैंड दूसरी फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं जो खानदानी जो लिमिट्स होती हैं उनका ख्याल नहीं होता उनको। उनको छोटे बड़े की तमीज़ भी नहीं होती। वो बिल्कुल आज़ाद फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं। यहाँ पे आपकी फैमिली का असर आप पर होता है। इन्होंने जो ये बुक वालों ने एग्ज़ाम्पल दी हुई थी कि कोई कुछ फैमिलीज़ होती हैं जहाँ जहाँ पे 3 वक़्त का खाना बनेगा। जहाँ पे कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे लंच को स्किप करके साढ़े 6 बजे 7 बजे खाना सर्व कर दिया जाता है। वहाँ पे लंच के बजाय जो है इसको डिनर कह दिया जाता है। ये एक जेनेरिक सी एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी है फैमिली बाउंड्रीज़ की, आप यहाँ पे ये चीज़ कोट कर सकते हैं कि फैमिली का इस चीज़ पे असर होता है और हर फैमिली के नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स का मतलब पता है ना आपको? मतलब कि किसी भी कोई भी कल्चर, यहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल कंसीडर की जाती है। मेरी फैमिली में फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे-बड़े की तमीज़ है, तो यहाँ पे ये नॉर्म है कि हम एक स्पेसिफ़िक लॉ बन गया ना, एक कंडीशन हो गई, उसको हम फ़ॉलो करते हैं। अब इस नॉर्म के अंदर 2 तरह की ग्रुप्स आ जाते हैं। एक आउटसाइड ग्रुप होता है और एक इनसाइड ग्रुप होता है। इनसाइड ग्रुप में क्या होता है कि वो आपकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे वो इनसाइड ग्रुप में होंगे। ये आपकी फैमिली है। फैमिली का मतलब होता है आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स और जो आपके कज़िन्स वगैरह हो गए, ये इनसाइड ग्रुप में आएगा क्योंकि ये आपकी फैमिली को बाउंड कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग जो आपकी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते, वो आउटसाइड ग्रुप्स में आ जाता है। इसके बाद जब आप थोड़े से बड़े होंगे तो आपको आपका इंटरेक्शन होगा पीयर ग्रुप के साथ। पेयर ग्रुप साथ इंटरेक्शन आपको याद आना शुरू होता है जब आप 2 साल या इससे बड़े थोड़े से होते हैं। इस एज में आपका पेयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है? आप एक-दूसरे को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि दूसरा जो स्टूडेंट आपका जो साथी है, कोई भी कज़न हो गया या फ्रेंड हो गया, उस उसका क्या रिएक्शन हो रहा है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के साथ। अगर वो नॉटी है तो यू विल ट्राई टू फॉलो दैट इंडिविजुअल कि अगर उसने ये शायद किया तो मैंने भी शायद करनी है। ठीक है? इसे इमिटेशन बोलते हैं या मॉडलिंग बोलते हैं, ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। पेयर ग्रुप ड्यूरिंग द लाइफ वी फाइंड आवरसेल्फ बाउंड इन काउंटलेस रिलेशनशिप। यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप हैं जो उस वक़्त बच्चा फेस करता है जब वो 2 साल का हो जाता है। और वो एक-दूसरे को कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। इसके अंदर भी आगे से जो पेयर ग्रुप के फंक्शंस हैं, वो तकरीबन 4 फंक्शंस हैं। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ या वैरायटी ऑफ फंक्शन ऑफ पेयर ग्रुप्स। उसके अंदर ये जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये पेयर ग्रुप के फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन में क्या होता है, दे प्रोवाइड एन एरिना इन व्हिच चिल्ड्रन कैन एक्सरसाइज इंडिपेंडेंस फ्रॉम एडल्ट कंट्रोल। यहाँ पे जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं या कजन्स के साथ बैठे होते हैं, उन कजन्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ जिनकी प्रेजेंस में यू फील कंफर्टेबल, जिनकी प्रेजेंस में यू फील इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि आपका जो दिल करता है आप कर रहे होते हैं, आप हंस रहे हैं, ठीक है, आप मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इजी होके, क्योंकि यहाँ पे जो एडल्ट कंट्रोल है वो नहीं है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि यू फील इंडिपेंडेंस इन योर पेयर ग्रुप इन द एब्सेंस ऑफ एडल्ट कंट्रोल। सबसे बड़ा ये जो एडवांटेज है या फंक्शन है पेयर ग्रुप्स का वो ये है कि आप इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। सेकंड में है पेयर ग्रुप्स गिव चिल्ड्रन एक्सपीरियंस विद दैट रिलेशनशिप इन विच दे
आर ऑन एन इक्वल फुटिंग विद अदर्स। इसका ये मतलब है कि जब आप किसी से दोस्ती करते हैं, दोस्ती भी एक रिलेशनशिप की टाइप होती है, ठीक है, तब आपको पता चलता है कि ये आपकी बाउंड्रीज है, आपने ये काम करना है, तो आपका जो फ्रेंड होगा या कजन होगा या पेयर ग्रुप का कोई भी इंडिविजुअल होगा वो खुश होगा, और आप ये काम करेंगे तो हो सकता है नाराजगी हो जाए, तो यू विल अवॉइड डूइंग नेगेटिव थिंग्स। तो यहाँ पर आपको अपनी लिमिटेशंस का पता चल रहा है कि मैं अगर किसी रिलेशनशिप में हूँ, फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें एक्सरसाइज करनी है और कुछ नहीं करनी। थर्ड आ जाता है पेयर ग्रुप अफोर्ड अ स्फीयर इन विच द पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट मार्जिनल। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, पेयर ग्रुप अफोर्ड अ स्फीयर इन विच पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट मार्जिनल। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, मार्जिनल मार्जिनल मतलब होता है आप किसी चीज़ को लिमिटाइज कर रहे होते हैं, आपने मार्जिन लाइन लगाई, आप मार्जिन लाइन का क्या मतलब होता है कि आपने इस मार्जिन से बाहर नहीं जाना। तो यहाँ पे जो है ना मार्जिनल लाइन जो है ना लिमिटाइज हो जाती है, यानी कि आप खुलकर अपनी आज़ादी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। वही चीज़ आगे जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ी थी। और फोर्थ ये है कि पेयर ग्रुप्स आर एजेंसीज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनफॉर्मल नॉलेज, ठीक है। और जो डेविएंट बिहेवियर होता है या सुपरस्टिशंस होती हैं, फॉल्कलोर हो गया, फेड्स जोक्स हो गए और रिडल्स हो गए, ये सब आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो इनफॉर्मल होती हैं, ठीक है, आप वो सारा कुछ इनके साथ एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, वो चीज़ें जो आपको एडल्ट्स नहीं बताते, आप एक दूसरे से सीखते हैं। इसके बाद आ जाता है जब आप थोड़े से और बड़े होंगे, 3 4 5 साल के, तो आपका एक्सपीरियंस होगा स्कूल में। स्कूल का मतलब क्या होता है कि वी कॉमनली थिंक स्कूल्स आर एजेंसीज टू प्रोवाइड फॉर्मल कॉन्शियस एंड सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, बट schools teach more than the skills and information specified is the academic circulation curriculum। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ना सिर्फ स्कूल में आपकी पढ़ाई पर तवज्जो दी जाती है, आपकी मेंटल एबिलिटी को शेप किया जाता है, बल्कि यहाँ पे आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी हासिल कर रहे होते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद योर पेयर ग्रुप। क्योंकि अगर घर में आपका एक पेयर ग्रुप है जो आपके कजन्स या फ्रेंड्स के नाम पर मैंने आपको बताया था, लेकिन जब स्कूल में अपनी क्लास में बैठते हैं तो वहाँ पे भी आपके एज ग्रुप के लोग होते हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे डबल काम हो रहा होता है। यहाँ पे आपकी एक एकेडमिक पॉलिश भी हो रही होती है और दूसरा आपकी बिहेवियर पॉलिश भी हो रही होती है। स्कूल के अंदर आप ये चीज़ सीखते हैं कि अपने टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है और जो प्यूपल्स हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। इसके बाद आता है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, इसके बाद आप वर्क प्लेस में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर इंटरेक्शन अलग होता है। वहाँ पर अपने कॉलीग्स के साथ उतने फ्रैंक नहीं हो सकते जितने आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं। यहाँ पर आपने एक ख़ास माहौल के के सामने काम करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कई तरह की नेगेटिव जो कंडीशंस होंगी या सर्कमस्टांसेस होंगी उनको फेस करना पड़ेगा। जैसे कि आपको किसी ना किसी कॉलीग से एक एडवाइस मिल सकती है या फिर क्रिटिसिज्म मिल सकता है, शेयरिंग हो सकती है, स्टोरीज। और यहाँ पर आपको बहुत देखभाल के काम करना होता है वर्क प्लेस में। आपको बताया जाता है कि आपने इस तरह काम किया तो आपको फाइन हो जाएगा, आपने इस तरह काम किया तो आपको गुड बुक में आपका नाम आ सकता है। इसके बाद होता है मैस मीडिया। मैस मीडिया आपको बताता है कि आपने कैसे एक ख़ास इन्वायरमेंट में मूव करना है। अब फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि आजकल क्या चीज़ इन है और क्या चीज़ आउट है। फैशन के हिसाब से अगर हम देखें तो मीडिया हमें बताता है कि हमारा कल्चर ये है, ठीक, और हमने यहाँ पे इस स्पेसिफिक ड्रेस कोड के साथ फिरना है। ये हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके बताता है मीडिया थ्रू टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह, क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है। ये चीज़ हमारे कल्चर को या सोशलाइजेशन को और मॉडिफाई करती है, हमें अप टू डेट रखने में मदद देती है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। आगे हमने पढ़ना है मोड्स ऑफ सोशलाइजेशन या फॉर्मेशन ऑफ सोशलाइजेशन। ये फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स को आपने इग्नोर करना है। ये असल में ये टॉपिक का नाम है मोड्स ऑफ सोशलाइजेशन। मोड्स ऑफ सोशलाइजेशन के अंदर तकरीबन 3 पॉइंट्स हैं। एक है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, एक है शेपिंग और तीसरा है मॉडलिंग। मॉडलिंग
मोड्स ऑफ सोशलाइजेशन में वो कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप अपनी सोशलाइजेशन को इनहेंस कर सकते हैं? द थ्री प्रिंसिपल्स मोड्स ऑफ सोशलाइजेशन आर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, shaping and modeling. All these three used to teach children about the social rules they are other and other can play in the culture, and all these three affected by the children's cognitive understanding. Cognitive understanding का मतलब क्या होता है? जो mental ability को shape करता है, ठीक? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या आता है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स बोथ इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट टू डू एंड बिहेवियर instigation, urging or persuading someone to adopt a particular goal or follow a particular course of action. डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को इंसाइट करता है कि आपने ये काम ऐसे करना है। ये हमारे ऑलरेडी सेट नॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ना है तो आपको पता है कि मैंने तालीम हासिल करनी है तो किस इदारे में जाना है, ठीक? आपने कौन सी किताबें पढ़नी है, आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है आगे। ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में आ जाता है। इसके बाद है शेपिंग। शेपिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक कंडीशन प्रोसेस टू अचीव सोशल गोल। आपका एक गोल है कि आपने बीएस इंग्लिश करना है, ठीक है? और इंग्लिश करने के बाद फॉर एग्जांपल आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमने टीचिंग में चले जाना है, तो यहाँ पे जो आपका एटीट्यूड है वो शेप हो रहा है। ये आपका सोशल गोल है कि आपने एक स्पेसिफिक डिग्री हासिल करनी है और आपने किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ आपने वहां पर अटैच होना है। शेपिंग के लिए अगर हमने किसी बच्चे बच्चे की एटीट्यूड में शेपिंग करनी है तो यहाँ पे दो तरह की तरीके होते हैं शेपिंग करने के। एक होता है रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ये मेरा एरो जहाँ पर जा रहा है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब होते हैं कि अगर किसी बच्चे ने एक अच्छा काम किया तो आप उसको इनाम देंगे, आप उसे प्राइज देंगे, ठीक है? तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया, जिसकी वजह से जो उसने कोई एटीट्यूड शो किया तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि सेम एटीट्यूड वो आगे फ्यूचर में भी शो करे ताकि उसे और इनाम मिले। इनाम के लालच में वो कम से कम एक अच्छा काम करेगा। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट तब तब दी जाती है जब कोई भी इंडिविजुअल एक गलत काम करता है और उसे पनिशमेंट दी जाए। पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आपने ये काम गलत किया है और आपने नेक्स्ट टाइम इसको रिपीट नहीं करना। अगर आपने रिपीट किया तो हो सकता है कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट आपको ज़्यादा मिले। ये इसको पनिशमेंट बोलते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट को भी। मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है मॉडलिंग इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। यहाँ पे बच्चे स्पेशली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। कहा यह जाता है कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। इन केस एक घर का माहौल बहुत ज़्यादा लाउड है, वहाँ पर हर बंदा ऊंचा बोलता है, ठीक है? जहाँ पे कोई रिवाज नहीं है प्रॉपर, कोई नॉर्म नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे कि वही चीज़ें वो भी सीख लेंगे। आप चाहे जितना मर्जी चाहें कि बच्चे एक डिसिप्लिन में काम करें, वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर एक्चुअली फॉलोइंग यू। तो जहाँ पर जब फॉलो की बात आती है तो वहाँ पर इसका मतलब है कि दे आर मॉडलिंग और इमिटेटिंग यू, योर बिहेवियर, ठीक? ऑन द अदर हैंड ऐसा घर जहाँ पर हर चीज़ एक स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से चलाई जाती है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉलो किया जाता है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी सेम ऐसे ही बिहेव करेंगे। In a nutshell, socialization is the entire set of events and process by which children acquire to beliefs and behaviors of the particular society and subgroups in which they are born. इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जहाँ भी पैदा होता है वो वही करता है जो जिस तरह का उसको कल्चर मिलता है, जिस तरह का उसको environment मिलता है। And socialization is a complex process influenced indirectly by the general ecology and history of group culture, by economic and social structure. ये दो डेफिनेशन भी आप अपने नोट्स में बनाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकती है। नो मैम। इसके बाद आता है सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स, ग्रुप का क्या मतलब होता है? जब दो, कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं वो मिलकर बैठते हैं और उनका एक इंटरेक्शन होता है, हम कहते हैं ये ग्रुप है,
So a social group consists of two or more people who share a feeling of unity and who are bound together to relatively stable patterns of attraction. अगर आपका क्लास में कोई फ्रेंड है, आप दो लोग हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपका एक ग्रुप बन गया, दो लोगों का ग्रुप, सोशल ग्रुप, जहाँ पे आप किसी भी बाउंड्री को सामने रखते हुए या मार्जिन लाइंस को सामने रखते हुए बात नहीं करते, आप बहुत ब्लंटली बात करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि आपको यहाँ पे खौफ नहीं होता कि अगला बंदा आपको जज करेगा, ठीक है। मतलब ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकती है पेयर ग्रुप में, आप इसे कोट कर सकते हैं। सोशल ग्रुप के एडवांटेजेस 3 से 4 हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स 3 से 4 हैं। सोशल ग्रुप हैव नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे हम 4 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है दे हैव बाउंड्रीज, वी थिंक पीपल आइदर इनसाइड और आउटसाइड द ग्रुप। अगर आप दो से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, तो इसका मतलब है कि आप इनसाइड द ग्रुप हैं, आप ग्रुप के अंदर 3 लोग हैं, तो जो 3 लोग होंगे, 3 इंडिविजुअल्स होंगे, वो इनसाइड द ग्रुप होंगे। अब वो लोग जो एक्वेंटेंसेस हैं, एक्वेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो जिनसे आपका इंटरेक्शन इतना नहीं होता, ये क्लास के दूसरे लोग जिनके साथ आपका फॉर्मल रिलेशन या फॉर्मल इंटरेक्शन होता है, वो आउटसाइड ऑफ द ग्रुप होते हैं। यहाँ पे ये बाउंड्री बन गई है, इनसाइड आपके फ्रेंड्स, आउटसाइड वो लोग जिनसे आपका इंटरेक्शन नहीं है इतना, ये आपकी फ्रैंकनेस नहीं है। सेकंड आ गया, सोशल ग्रुप्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ सोशल डेफिनेशंस, वी attribute an objective existence to them, treating them as if they are real and exact thing। हमें ऐसा लगता है कि ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा ही रहेंगी, और बस हमने पढ़ना है और हमने एंजॉय करना है। ये सोशल ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। थर्ड, a group as having a distinct subcultures, a set of unique norms and values। हर ग्रुप का अपना 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 नॉर्म होता है। यहाँ पे मैंने आपको स्टूडेंट की इसलिए दी थी क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं। ये आपकी जो डेली लाइफ की जो एग्जांपल्स है, मैं कोशिश करती हूँ मैं इस चीज़ को कोट करूँ। यहाँ पे थर्ड का क्या मतलब होता है कि डिस्टिंक्ट सब कल्चर्स हैं। आप 3 लोग हैं या 4 लोग हैं ग्रुप के अंदर, 4 के 4 लोग जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप ही ग्रुप में एक लड़की हो जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, वो जीन्स पहन के आती है, ठीक है, और दूसरी जो लड़की है वो वेल करती है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट सब कल्चर्स हैं जो इकट्ठे मिलकर बैठते हैं और वो एक दूसरे को इतना वैल्यू करते हैं टू फील कंफर्टेबल ईच अदर। फोर्थ वन है, वी डेवलप अ सेंस ऑफ एलिगेंस टू अ ग्रुप टू लीड अस टू फील वी आर यूनिट विद अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। ये वही चीज़ होगी जो थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताई थी। मतलब कि हम एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल होते हैं कि हर एक की एक तो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी भी मुतासिर नहीं होती, और दूसरा हम एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं कि हमारे ये नॉर्म्स हैं और हम इजीली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। A social group is a collection of anonymous individual who are merely in one place at the same time। ठीक है, आप जो हैं एक वक्त में एक जगह ही होते हैं विद डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज, विद डिस्टिंक्ट कल्चर्स, विद डिस्टिंक्ट बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड्स। तो ये सबसे बड़ा जो है ना वो फायदा इस चीज का होता है। पेपर में सवाल आ सकता है टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप या प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन ये दोनों इसी के अंदर आते हैं। जो मेन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रुप, ठीक है, और दूसरा होता है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। प्राइमरी ग्रुप किसे कहते हैं? ऐसा ग्रुप जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं डायरेक्ट, इंटीमेट एंड कोहेसिव रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं। ये वही चीजें जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं कि प्राइमरी ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल हु एंजॉय डायरेक्ट, इंटीमेट एंड कोहेसिव रिलेशनशिप विद वन अनदर, और दे इमोशनली इन्वेस्ट देमसेल्व्स टू प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। इमोशनली मतलब इस तरह हुआ होगा आपके साथ भी कि आप दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अगर एक फ्रेंड एब्सेंट हो जाती है तो आपका दिन ही नहीं गुजरता यूनिवर्सिटी में। तो ये करेक्टरिस्टिक हो गया प्राइमरी ग्रुप के, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं बैठते हैं और वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, कोहेसिव रिलेशनशिप होती है विदाउट जजिंग एनीवन। दूसरा ग्रुप आता है सेकेंडरी ग्रुप, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन अ इम्पर्सनल रिलेशनशिप एंड हैव कम टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल पर्पस टू कोऑपरेट विद अदर पीपल। इसके अंदर ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं जो एक रिलेशनशिप में है। एडवांटेज ऑफ प्राइमरी ग्रुप के तकरीबन 3 से 4 एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे हम कहते हैं कि ग्रुप साइज इंपॉर्टेंट है।
आप 2 से 3 फ्रेंड्स हैं जो इन ग्रुप में आते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि क्लास का दूसरा स्टूडेंट जो है वो आपके ग्रुप में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन आप में से अक्सरियत ये नहीं चाहती, या 2-3 लोग हैं तो 2 लोग नहीं चाहते कि हमने अपने ग्रुप को एक्सपैंड करना है। तो वो कहते हैं कि हमने अपना ग्रुप को एक्सपैंड नहीं करना, हमारा ग्रुप साइज़ जितना छोटा होगा उतना ही ह हम हमारे में बॉन्डिंग अच्छी होगी या अटैचमेंट अच्छी होगी। सेकंड एडवांटेज ये होता है प्राइमरी ग्रुप का, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है इसके अंदर। आप एक-दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं और अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं। थर्ड जो एडवांटेज प्राइमरी ग्रुप का हो गया, अच्छा ये जो एडवांटेजेस है ना, ये फैक्टर्स हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। 2 नंबर का सवाल होगा, तो आपने 2 नंबर के सवाल में 4 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखने हैं। 0.5 मार्क्स का जो है ना वो एक एक हेडिंग होगी या 1 पॉइंट होगा। लेकिन अगर कहीं 3 दिए हुए हैं तो आपने 3 के 3 ही लिखने हैं फिर। थर्ड जो एडवांटेज ऑफ प्राइमरी ग्रुप है, इसमें ये होता है कि यहाँ पर आपके जो कंटेंट होता है, कंटीन्यूअस कंटेंट होता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अपने फ्रेंडशिप पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, पढ़ाई पढ़ाई के बजाय। इसके अलावा जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, और ये फंडामेंटल होते हैं। फंडामेंटल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि दे प्रोवाइड द सेटिंग इन व्हिच वी मीट मोस्ट ऑफ द पर्सनल नीड। यहाँ पे आप अपने ना सिर्फ पढ़ाई को डिस्कस कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस कर रहे होते हैं। पर्सनल लाइफ का मतलब होता है कोई आपको टेंशन है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ शेयर कर रहे होते हैं, और वो फिर आपको जेन्युइन एडवाइस देते हैं कि आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए ये चीज़ करनी चाहिए, ये स्टेप लेना चाहिए। इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप आ जाता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में, ये सेकंड पार्ट है इसका। इन ग्रुप का मैंने आपको बताया बताया है कि इन ग्रुप में क्या होता है कि वो मेंबर्स जो ग्रुप के अंदर होते हैं और जहाँ पे आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, इनफॉर्मल होता है, और जहाँ पर यू आर कंफर्टेबल टू शेयर एनीथिंग विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड इन ग्रुप। और आउट ग्रुप क्या होता है, जो ऐसे लोग जिनसे आपका फॉर्मल रिलेशनशिप होता है क्लास के दूसरे लोगों के साथ। सो एन इन ग्रुप इज अ ग्रुप with which we identify and to which we belong, और out group क्या होता है, is a group with which we do not identify and which we do not belong। ये simplest definition यहाँ पे इसकी आ गई है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस भी आपको आ सकती है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन ग्रुप, ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। द कंसेप्ट ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्या बना बना दिया आपने, ग्रुपिंग है, ठीक है, तो वो लोग जो पार्टिसिपेंट्स होंगे या वो लोग जो आपके फ्रेंड्स होंगे ग्रुप के अंदर होंगे, वो इन ग्रुप हो गए, या आपने बाउंड्री बना दी, ठीक। और दूसरी हो गई आउट ग्रुप में क्या हो गया, ऐसे लोग जिनके साथ आपका इंटरेक्शन कम है या इनफॉर्मल फॉर्मल है, तो वो आउट ग्रुप में आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, इन अ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कल्चर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एन इंडिविजुअल मे बी अ member of family, a leader in a friendship group, a student at a school, and a member of mosque। ये आप कुछ भी हो सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल इस टाइम आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने सिबलिंग में सबसे बड़े हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका रेफरेंस आ गया कि आप अपने सिबलिंग में सबसे बड़े हैं, या आप अपने सिबलिंग में सबसे छोटे हैं, या अपने क्लास क्लास के जीआर हैं आप, तो यहाँ पे ये एक रेफरेंस ग्रुप है, आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईच ऑफ दिस सोशल यूनिट्स हैज सर्टेन नॉर्म्स। हर यूनिट की ना सर्टेन नॉर्म्स होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं, एंड द इंडिविजुअल मे हैव डिफरेंट स्टेटस एंड रोल्स इन ईच ऑफ देम, to the to the extent that he relates himself to them psychologically as a member of these various group, they are his reference group। अगर आपकी क्लास की जीआर की मैं बात करूं, तो जीआर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली हुई है पूरी क्लास की। टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान एक ब्रिज की शक्ल इख्तियार की हुई है उसने, जीआर ने, क्योंकि इन क्लास में 40 स्टूडेंट हैं या 35 स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली मैं हर एक के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती, ह्यूमनली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी अपने अपने भी टास्क हो सकते हैं, मेरे मतलब टीचर के, ठीक है। तो इसका आसान हल ये होता है कि क्लास में 2 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, जीआर गर्ल्स रिप्रेजेंटेटर और सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटर।
ताकि जो भी क्लास को मैसेज पहुंचाना हो, टीचर इन 2 लोगों के साथ इंटरेक्ट करे और वो आगे से स्टूडेंट्स को मैसेज पहुंचा दें। तो यहाँ पे जो रेफरेंस ग्रुप है जीआर का, उसकी मतलब कुछ बाउंड्रीज हमने शेप दे दी है कि उसकी ये बाउंड्रीज हैं और इसकी ये लिमिटेशंस हैं और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसके अंदर रह के उसने ये काम करना है। जहां तक कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लें। नो मैम। ये इसके आगे से नॉर्मेटिव फंक्शन है, कंपैरेटिव फंक्शन है, ये वही चीजें जो मैंने भी बोल दी हैं। इसमें से कोई सवाल हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कभी भी। Hence, the reference group concept contains clues to process of social change, and finally, our reference group can have an associative function. Associative मतलब किसी चीज, दो चीजों को एक दूसरे से नथी करना, associate करना, associative function कहलाता है। आपका आज का ये टॉपिक खत्म हो गया। आज हमने सोशलाइजेशन पढ़ा है, इसके फैक्टर्स पढ़े हैं, इसके प्रोसेस पढ़े हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक सोशल ग्रुप से पढ़े हैं। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लें आप। मैम मिड टर्म में हमारा ये सोशल साइकोलॉजी का कितना सिलेबस ऐड होगा? मैंने आपको पढ़ाया उतना ही होगा। उतना हमने पढ़ लिया है। आज मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 3 ऑलमोस्ट खत्म करवा दिया है। थोड़े से पॉइंट्स हैं वो कल इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे और चैप्टर नंबर 4 जो है वो मैं कल आपको शुरू करवाऊंगी, कल ही साथ ही शुरू करवा दूंगी। टोटल ऑलमोस्ट हमारा जो आज ओके मैम। है ना वो इंशाल्लाह कल तक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई सवाल हो तो पूछ लें। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आपको बताया हुआ है मैंने। यस मैम। मैम मिड टर्म में कितने मार्क्स आएगा, सब कुछ बता दें। वो मैं आपको डिटेल्स जो है ना वो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ ग्रुप में। ओके मैम। लारैप आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका, इनकी अटेंडेंस का और मुझे ग्रुप में भेज दें। ओके मैम। जो न्यू स्टूडेंट आई है तूबा, वो प्रेजेंट है? जी मैम। समझ आई है आपको आज? जी मैम। कोई भी मसला हो तो आप अपनी जीआर से पूछ सकती हैं। लारैब आप इनके साथ जो प्रीवियस शेयरिंग है वो शेयर कर लें, मतलब रीडिंग्स वगैरह जो मैंने शेयर की हुई हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो मैंने करवाया था वो इंशाल्लाह मैं आज ग्रुप में आपको वो भी शेयर कर दूंगी, जो नोट्स की ओके मैम। पढ़ाया था पीडीएफ में। ओके मैम। ठीक है। ओके।